मेरी आंखें खुलती हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक ऐसे लड़के की बॉडी में जिसकी फैमिली ने उसे निकाल दिया था और अब उसकी फैमिली उसे मारने के लिए भी ढूंढ रही है। कुछ टाइम बाद मैं सिस्टम को अनलॉक कर लेता हूँ। मैं बस अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहता था, पर मेरे पास जो दो पेट्स हैं वो दोनों एक्चुअली में डेमन किंग्स हैं। एक हॉट सेंटेंस मेरे साथ मिलकर कल्टीवेट करना चाहती है। जो टॉप कल्टीवेटर्स हैं वो मुझसे विनती कर रहे हैं कि मैं उनका मास्टर बन जाऊँ। यहाँ तक कि मेरी जो फैमिली है वो भी मुझे वापस पाना चाहती है और मुझे अपना लीडर बनाना चाहती है। पर मुझे सिर्फ खेती करने में ही इंटरेस्ट है। पर ऐसे ही खेती करते करते एक दिन मैं इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता हूँ कि सिस्टम मुझे गॉड बना देता है और मुझे इमॉर्टल रियाम तक ले जाता है। खैर, आगे हम दो लड़कियों को भागते हुए देखते हैं। उन दो लड़कियों के पीछे डेमन सेट के लोग पड़े थे। वो दोनों उन लोगों से बचकर भाग रही होती हैं, पर तभी पीछे से खतरनाक अटैक आता है जो कि जूनियर लड़की को लगने वाला था। पर सेंटेस उस अटैक के बीच में आकर उसे बचा लेती है। इस अटैक की वजह से वो दूर जाकर गिरती है। वो काफी घायल भी हो चुकी थी। वो जूनियर लड़की भी जमीन में गिरी होती है। तभी यहाँ पर आते हैं डेमन सेट के लोग। सेंटेस को इसे जमीन में पड़ा देख डेमन सेट का एक बंदा कहता है, जरा इन लोगों को देखो तो, ये लोग कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े हैं। वो सेंटेस काफी ज्यादा घायल होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, क्या हमारा अंत डेमन सेट के लोगों के द्वारा होगा? डेमन सेट का एक बंदा दूसरे वाले से कहता है, ओए सेंटेस को मत मारना, पहले तो मैं इसके साथ थोड़े मजे तो कर लूं। सेंटेस मेरी है और दूसरी वाली तुम रख लो। सेंटेस उठने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग खड़े होते हैं वहाँ पर सामने एक काफी पुराना घर होता है जिसके आगे एक कुत्ता बैठा होता है। खैर, वो डेमन सेट वाले भागते हुए इनके पास आने लगते हैं। वो जूनियर किसी तरह से उठ जाती है और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो एक सेकंड भी इनके आगे नहीं टिक पाती। वो उस अटैक की वजह से सीधा जाकर उस कुत्ते के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से उस कुत्ते को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े दानव में बदल जाता है। उसके बाद वो उन दो डेमन सेट के लोगों पर हमला करता है और फिर उन्हें अपने मुंह के पास खींचने लगता है और फिर उन्हें तुरंत खा जाता है। सेटनेस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, ये मॉन्स्टर तो एक डेमन किंग है, पर डेमन किंग यहाँ पर क्या कर रहा है? वो डेमन किंग भी उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद वो वापस से उसी छोटे कुत्ते में बदल जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि डेमन किंग का उन्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। डेमन किंग तो इन लोगों में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा होता। वो दोनों लड़कियां झुककर उसे शुक्रिया बोलती हैं। डेमन किंग जो कि एक कुत्ता है वो भौंकने लगता है। तभी डेमन किंग के पीछे वाले दरवाजे से एक आवाज आती है, दाहे भौंकना बंद करो वरना मैं तुम्हें हड्डी नहीं देने वाला। ये सुनकर वो डेमन किंग शॉक हो जाता है। तभी दरवाजा खोलकर मैं बाहर आता हूँ। मैं दाहे को उसका खाना देता हूँ। ये देखकर दाहे तुरंत भागते हुए मेरे पास आता है और मेरे हाथ को चाटने लगता है। मुझे देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं। सेटनेस अपने मन में कह रही होती है, ये लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर वो डेमन किंग इस लड़के की बात क्यों मान रहा है? शायद से मुझे सब समझ आ गया है। ये लड़का कोई नॉर्मल नहीं है, ये बल्कि एक इमॉर्टल गॉड है जो कि इंसान बनने का नाटक कर रहा है। मैं उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद अपने मन में सोचता हूँ, ये दोनों लड़कियां यहाँ पर कहाँ से आई? क्या ये मेरा कुत्ता चुराना चाहती हैं? भाई, तेरा कुत्ता कोई नहीं चुरा सकता। खैर, आगे मैं उन लड़कियों के पास जाता हूँ और कहता हूँ, मेरा नाम ली चैन है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़की मुझसे कहती है, डेमन सेट के लोग मेरा और मेरी जूनियर का पीछा कर रहे थे, हमें माफ करिएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए सीनियर। इन दोनों को देखकर मैं अपने मन में सोचता हूँ, कितना टाइम हो गया मुझे बाकी इंसानों से मिले हुए। ये दोनों कितने ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। शायद से ये लोग बुरे लोग नहीं हैं। इन दोनों से पूछकर मैं बाहर की दुनिया के बारे में पता लगा सकता हूँ। मैं अपने घर का दरवाजा खोलते हुए उन लोगों से कहता हूँ, अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आई गए हो तो तुम लोग मेरे मेहमान हो, आओ अंदर चलो, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। दाहे जो होता है वो उन दोनों पर भौंकने लगता है। मैं उसके कान पकड़कर कहता हूँ, ओए तुम भौंक क्यों रहे हो? चुप रहो, तुम मेहमानों पर भौंक नहीं सकते। दाहे ये सुनकर चुपचाप बैठ जाता है और रोने की हालत में आ जाता है। वो लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती हैं। उसके बाद वो लड़की मुझे अपना इंट्रोडक्शन देती है, हेलो सीनियर, मेरा नाम वावा है, मैं मून सेट की सेंटनेस हूँ। अगर आज आप हमें ना मिलते हैं तो शायद से मैं और मेरी जूनियर डेमन सेट के हाथों पकड़े जाते हैं। ये लड़कियां बार बार मुझे सीनियर बोल रही होती हैं। ये सुनकर मुझे गुस्सा आता है। आखिर तुम लोग सीनियर किसे कह रही हो? मेरी अभी इतनी ज्यादा उम्र नहीं हुई है, मेरे पास 6 पैक्स एब्स भी हैं, तुम लोग समझी? खैर, उसके बाद मैं उन दोनों को अंदर लेकर जाता हूँ और उसके बाद उन्हें चाय निकाल कर देता हूँ। जो जूनियर होती है वो जैसे इस चाय को पास से देखती है वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई आम चाय नहीं है। वो अपनी सीनियर से कहती है, सीनियर ये चाय नॉर्मल नहीं है। वावा भी इस चाय के अंदर से निकलने वाले मैजिक को सेंस करती है और वो दोनों जैसे ही इस चाय को पीते हैं वो तुरंत हील हो जाते हैं और उन्हें अपने अंदर अलग किस्म की पावर भी फील होती है। जूनियर ये देखकर कहती है, जो चाय अभी हमने पी है वो किसी ट्रेजर से कम नहीं थी, ऐसा ट्रेजर तो हमारे सेट के लीडर के पास भी नहीं है और सीनियर ली चान ने हमें ये ऐसे ही दे दिया। खैर, उसके बाद मैं उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं उसे टेबल पर रख देता हूँ। ये देखकर वावा मुझसे कहती है, आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं सीनियर ली चैन, मुझे नहीं पता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसके बाद वो दोनों खाना शुरू करते हैं और ऐसे खाना खाते हैं जैसे कई दिनों से उन लोगों ने कुछ भी ना खाया हो। वो लोग कुछ ही देर में सब कुछ खत्म कर देते हैं। उन दोनों का पेट पूरा भर जाता है। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, जो खाना मेरे लिए नॉर्मल है वो इन लड़कियों के लिए ट्रेजर है। पर ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये दोनों काफी गरीब फैमिली से हैं। शायद से इन लोगों को ऐसा खाना कभी मिला ही नहीं है। मैं उन दोनों से कहता हूँ, अगर ये खाना तुम दोनों को इतना ही पसंद आया है तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग थोड़ा घर भी ले जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। वावा की आंखों से तो आंसू तक आ जाते हैं और वो कहती है, सीनियर ली आप सच में कितने ज्यादा अच्छे हैं। जूनियर की आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं और वो कहती है, सच में आप कितने अच्छे हैं। मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम लोग के लिए खाना इतना ज्यादा वैल्यूबल है? मेरे स्टोर हाउस में ये बहुत सारा पड़ा है, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद मैं उन दोनों को अपने स्टोर हाउस ले जाता हूँ जहाँ पर काफी सारी सब्जियाँ और अनाज होता है। मेरे स्टोर हाउस को देखकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं।
तभी मेरा दूसरा पेट बाहर आता है जो कि मजे से उस अनाज को खा रहा होता है। मैं उसे पकड़कर उठाता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम छोटे चूहे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्टोर हाउस की देखभाल करो, पर तुम यहाँ पर फिर से अनाज को खाने लगे। अब मैं तुम्हें 2 दिनों तक खाना नहीं देने वाला। जाओ और बाहर जाकर तुम भी दाहे के साथ बैठो। वाह वाह। एमसी के उस पेट को काफी गौर से देखती है और वो तुरंत समझ जाती है कि ये छोटा दिखने वाला चूहा और कोई नहीं बल्कि एक डेमन किंग है। वो उस चूहे को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये चूहा भी एक डेमन किंग है और ये इस स्टोर हाउस की रखवाली करता है। क्या सीनियर ली चांद सच में एक इमॉर्टल गॉड है? खैर, मैं उन लड़कियों से कहता हूँ, मुझे माफ करना, आज मेरे पेट अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये कहने के बाद मैं अपने उस चूहे को बाहर फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं उन दोनों से कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा अनाज है, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। जूनियर ये सुनकर कहती है, सीनियर, यहाँ पर काफी सारा अनाज है, जितना अनाज हमारे पूरे सेट में होता है उससे भी ज्यादा, और क्वालिटी के हिसाब से ये सामान ट्रेजर जितना खास है। ये सब सुनकर मैं अपने मन में सोचता हूँ, 3 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था। मैं टियांगहुंग सिटी में ली फैमिली को ज्वाइन करता हूँ। मैं किसी ली चान नाम के बंदे की बॉडी में उठा था जिसको उसी की फैमिली ने निकाल दिया था। मुझे बस एक पीसफुल जिंदगी चाहिए थी, पर उसके बाद मुझे फार्मर एसेंशियल सिस्टम मिल जाता है। मैं जैसे ही सिस्टम के टास्क को फिनिश करता हूँ, मुझे बदले में स्किल्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और शायद से एक दिन इस सिस्टम की वजह से तुम लेजेंडरी इमॉर्टल भी बन सकते हो और खुद की दुनिया भी बना सकते हो। मैंने सोचा था कि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ तो मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ, पर मैं काफी समय से सिस्टम के टास्क को पूरा कर रहा हूँ, पर मैं अभी तक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना हूँ। जूनियर मेरे पास आते और मुझसे कहती है, आपका शुक्रिया सीनियर ली। वाह वाह कहती है, आप हमें बहुत सारा सामान दे रहे हैं, इसके बदले हमें आपको कुछ तो देना चाहिए। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, क्या ये लोग इस सामान के बदले मुझे पे करेंगे? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैंने अभी तक पैसे नहीं देखे। अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इस गांव को छोड़कर शहर में बस जाऊंगा। वाह अपने पोर्ट में से कई सारे मैजिक स्टोन्स को गिराने लगती है और मुझसे कहती है, ये ज्यादा तो नहीं है, पर ये मैजिक स्टोन्स आपके लिए सीनियर ली। इन स्टोन्स को देखने के बाद मैं शौक हो जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, तुम लोग ये क्या कर रही हो? मैंने तुम लोगों को चाय दी और खाना भी दिया और उसके बदले तुम लोग मुझे पत्थर दे रही हो। मैं उन लोगों से कहता हूँ, मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, तो ये स्टोन्स मेरे कोई भी काम के नहीं है, मुझे इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर कॉइंस नहीं है क्या? अगर हो तो मुझे वो दे दो। पर मेरी इस बात को वो लोग मजाक में ले लेती हैं और कहती हैं, सीनियरली आप कितने ज्यादा मजाकिया हैं। मैं समझ गई हूँ, आप ये सब हमें फ्री में देना चाहते हैं, आप जरूर से कोई देवता हैं। खैर सीनियरली, अब हम लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आपने हमें इतना सारा अनाज भी दिया। अब हमें जल्द से जल्द सेक्ट वापस जाना होगा। अगली बार हम हमारे एल्डर्स को लेकर आएंगे ताकि हम आपका अच्छे से शुक्रिया अदा कर सकें। वाह वाह, एक जादुई पोर्ट निकालती है और उस सारे अनाज को उस पोर्ट में भर लेती है। वो लोग मुझे शुक्रिया बोलती हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ, शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, यार ये दुनिया सच में कितनी ज्यादा डेंजरस है, मुझे अपने इस गाँव में ही रहना चाहिए। उसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, पर जूनियर रुककर मुझसे कहती है, सीनियरली आगे का रास्ता शायद से डेंजरस हो सकता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे हमें छोड़ने के लिए? पर ये सुनकर वावा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या कह रही हो सीनियरली, ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। खैर ये सुनकर मैं कहता हूँ, अगर मैं तुम लोगों के साथ चल पाता तो मुझे खुशी होती, पर मुझे थोड़ा काम है। पर अगर तुम दोनों को अकेले जाने में डर लग रहा है तो तुम लोग दाहे को अपने साथ ले जा सकते हो, मेरा पेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं दाहे से जाकर कहता हूँ, दाहे इन दोनों कल्टीवेटर्स के साथ जाओ और इन्हें इनके घर तक छोड़ाओ। दाहे मेरी बात मान जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वावा कहती है, आपका शुक्रिया सीनियरली, अगर सीनियर दाहे हमारे साथ जाएंगे तो हम टोटली सेफ होंगे। उसके बाद वो तीनों एक तलवार पर सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं। मैं पीछे से उन लोगों से कह रहा होता हूँ, जाओ जाओ और अपना ध्यान रखना। उन लोगों के जाने के बाद मैं सोचता हूँ, वो दोनों लड़कियां कल्टीवेटर्स थी, जो सामान मेरे लिए कचरा है, उन्हें वो ट्रेजर लगता है। अगर मैं इन लोगों के साथ मिल जाता हूँ तो शायद से मैं अपनी फैमिली से बदला ले सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है मून सेक्ट में, जहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आ चुका होता है दाहे, वो भी अपनी फाइनल फॉर्म में, जिसे देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वो लोग जल्दी से भागते हैं सेक्ट के एल्डर्स को बुलाने के लिए। दाहे को देखकर एक एल्डर बोलता है, सेक्ट लीडर ये एक डेमन किंग है, वो भी अपनी फुल पावर पर, और अभी हमारे साथ हमारे ग्रैंड एल्डर भी नहीं है, हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। सेक्ट का एक और एल्डर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस डेमन किंग का लेवल काफी ज्यादा है, ये हमारे पूरे सेक्ट को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर कहता है, सारे डिसाइपल प्रोटेक्टिव डिफेंस को एक्टिवेट करो, कुछ भी करके हमें हमारे सेक्ट को बचाना होगा। वहाँ के सारे लोग मिलकर डिफेंस को एक्टिवेट करने लगते हैं। सेक्ट की जो लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा डरी हुई होती हैं, पर तभी उनमें से एक लड़की कुछ नोटिस करती है और कहती है, जरा वो देखो डेमन किंग के ऊपर कोई है। दूसरी लड़की ये सुनकर उससे कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर कौन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो डेमन किंग के ऊपर बैठेगा? पर तभी सेक्ट लीडर भी डेमन किंग के ऊपर देख लेते हैं और वो कहते हैं, वो लड़की सही कह रही है, डेमन किंग के ऊपर मेरी डिसाइपल वावा है। तभी डेमन किंग उनके सेक्ट के अंदर घुस जाता है। वावा और जूनियर उससे नीचे उतरती हैं और उतरते ही दाहे को शुक्रिया बोलती हैं उन्हें यहाँ तक लाने के लिए। उसके बाद दाहे यहाँ से चला जाता है। सेक्ट लीडर वावा के पास आता है और उससे कहते हैं, वावा क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम डेमन किंग से कैसे मिली? सेक्ट लीडर के पीछे वाला एल्डर कहता है, मैंने जब डेमन किंग को इतनी पास से देखा तो मेरी पूरी बॉडी कांप गई थी, मैं बेहोश होकर गिरने ही वाला था। वावा आगे बढ़ती और झुककर कहती है, सेक्ट लीडर और एल्डर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये डेमन किंग
किंग हमारा दुश्मन नहीं है, ये सीनियर ली का पेट है। वहाँ पर सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। सेक्ट लीडर वावा के पास आता है और उससे कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो एक डेमन किंग था जो कि अपनी पावर्स की पीक पर है। वो इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। आखिर इतना ताकतवर मॉन्स्टर किसी का पेट कैसे हो सकता है? आगे एक एल्डर कहता है, सेक्ट लीडर मुझे लगता है कि सेंटनेस का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, और हो भी क्यों ना वो किसी तरह से डेमन सेक्ट से बचकर यहाँ पर आई हैं। इन दोनों को आराम करने दीजिए। ये सुनकर सेक्ट की एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट से कहती है, अगर ये सेंटनेस सच में पागल हो गई है तो इसके बदले अगली सेंटनेस मैं बन सकती हूँ। वावा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, जब डेमन सेक्ट के लोग हमारा पीछा कर रहे थे तब हम सीनियर ली से मिले, जिसके बाद हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच पाए। अब हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यहाँ तक सीनियर ली ने हमें काफी सारा सामान भी दिया है और उनकी वजह से मेरी पावर भी बढ़ चुकी है। उसके बाद वो अपना मैजिक पोर्ट निकालती है और जो सारा सामान वो लेकर आई होती है उसे बाहर निकालती है। वो अनाज बहुत ही ज्यादा होता है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इस अनाज को देखकर सेक्ट लीडर कहता है, आखिर ये हेवनली ट्रेजर तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये अनाज जो तुम लेकर आई हो वो नॉर्मल नहीं है, इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में मैजिक फ्लो हो रहा है। सेक्ट लीडर वावा के पास जाता और कहता है, वावा जिस सीनियर से तुम मिली वो शायद से एक लेजेंडरी इमॉर्टल हो सकता है। तुमने मुझे उस इंसान का जो नाम बताया, मैं तुरंत उसे अभी चेक करता हूँ। सेक्ट लीडर एक स्क्रोल को निकालता है और उसमें लीचान नाम के पर्सन को ढूंढने लगता है और उससे थोड़ी ही देर में लीचान की फैमिली के बारे में पता चल जाता है। सेक्ट लीडर कहता है, सीनियर लीचान चान फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसकी फैमिली ने उसे कई साल पहले ही निकाल दिया था। उसकी फियांसे और उसकी फैमिली ने उसे धोखा दिया था। इस सदमे के बाद से वो दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाया। ये सुनकर वावा और जूनियर दोनों ही हैरान रह जाती हैं। सेक्ट लीडर आगे कहते हैं, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? सीनियर लीचान जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, डेमन किंग्स उसके पेट कैसे बन गए? ये सुनकर एक एल्डर कहता है, वो चान फैमिली से बिलोंग करता है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। वावा बताती है, लीडर सीनियर लीचान काफी यंग है, पर आप ऑलरेडी उनके एक पेट को देख चुके हैं, वो एक डेमन किंग है। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सही है, चान फैमिली अभी तक लीचान को ढूंढ रही है। एक एल्डर कहता है, लीडर शायद से ये भी तो हो सकता है लीचान की बॉडी में कोई लेजेंडरी इमॉर्टल रीइंकार्नेट हुआ हो और वो अपनी पावर्स और अपनी पहचान को छुपा रहा हो। कुछ लेजेंडरी इमॉर्टल्स को इंसानों की दुनिया में रहना पसंद होता है। खैर, ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सीनियर लीचान से दुश्मनी नहीं करनी है। सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर अनाउंस करता है, आज हमारे इस सेक्ट को एक लेजेंडरी इमॉर्टल से गिफ्ट मिला है। ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। हर किसी को इस अनाज को खाने का मौका मिलेगा। सब लोग इसे खाओ और अपनी पावर्स को बढ़ाओ। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस अनाज की तरफ भागते हुए जाते हैं और कुछ ही देर में इस अनाज का इस्तेमाल करके खाना बनकर आ जाता है। सब लोग इस खाने को खाते हैं और सभी का कल्टीवेशन लेवल बढ़ने लगता है। जब सेक्ट के लीडर इस खाने को चखते हैं तो वो जो इतने सालों से गोल्डन कोर के लेवल पर अटके हुए थे, वो फाइनली अर्ली नेसेंट सोल के स्टेज पर आ जाते हैं। नीसेंट सोल ईस्टलैंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रियाल माना जाता है। सेक्ट लीडर इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो तुरंत सारे एल्डर्स से कहते हैं, सारे एल्डर्स तुरंत मुझे ज्वाइन करो, हम अभी के अभी लेजेंडरी इमॉर्टल लीचान को शुक्रिया बोलने जा रहे हैं। सारे लोग सेक्ट लीडर की बात मानते हैं और उनके पीछे निकल पड़ते हैं लीचान को शुक्रिया बोलने के लिए। उधर दूसरे साइड मेरे घर में दाहे आराम से अपना खाना खा रहा होता है। जो मैजिक स्टोन्स मुझे वावा ने दिए थे वो मेरे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि मैं कल्टीवेट ही नहीं कर सकता हूँ। पर ये जो मैजिक स्टोन्स है उन्हें मैं चारकोल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे मैं आग जलाकर आराम से अपना खाना बना सकता हूँ। उसके बाद अपने किचन में मैं चाय बनाने लग जाता हूँ। चाहे जितनी भी गर्मी पड़ जाए, मुझे चाय पीने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी चाय को बनाता हूँ और आराम से बैठकर उसे मजे से पीता हूँ। तभी बाहर बैठा दाहे कुछ लोगों को यहाँ पर आते हुए सेंस करता है। वो तुरंत उड़ जाता है। आगे कुछ लोग मेरा गेट तोड़ते हैं और मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं। मेरा भी ध्यान इन लोगों पर चला जाता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना किसी और के घर में घुसना इलीगल होता है। तुम लोगों के पास तमीज नहीं है क्या? मैं अपने मन में सोचने लग जाता हूँ, आज पता नहीं सबको क्या हो गया है। ऐसे तो जल्दी कोई यहाँ पर आता नहीं था, पर आज एक के बाद एक टूरिस्ट मेरे घर आया जा रहा है। पर तभी जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें से एक पर्सन को मैं पहचान जाता हूँ। मुझे कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आते हैं। इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज के। उसकी फियांसे उसके सूप में मेडिसिन मिलाती है और उस मेडिसिन को मुझे पिला देती है और उसी के बाद से मेरी कल्टीवेशन करने की पावर चली जाती है। मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया जाता है और जिस पर्सन ने ये सब कराया था वो और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई होता है। उसने ही मेरी फियांसे के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। उसने मेरी फियांसे से वादा किया था अगर वो सेक्ट का लीडर बन जाता है तो हमारा सेक्ट उसके सेक्ट को सपोर्ट करेगा। उनके लिए मुझे सिर्फ फैमिली से निकालना ही काफी नहीं था। वो लोग कुछ लोगों को भी भेजते हैं मुझे मारने के लिए, जिसकी वजह से मैं एक पहाड़ से नीचे कूद जाता हूँ। और इसी तरह से हुई थी इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की डेथ। मैं तुरंत कहता हूँ, तुम तो लीलोंग हो। लॉन्ग मुझे देखकर कहता है, अरे मेरे छोटे भाई, तुम मुझे भूल गए। हमें बिछड़े हुए सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं। मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम बचकर कहाँ भागोगे। ये कहकर वो अपने आदमियों को मेरे पास भेज देता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को मारा था उसके खुद के बड़े भाई ने। मैंने पहले सोचा था जिन कल्टीवेटर से मैं पहले मिला था उन्हें अपना बॉडीगार्ड बना लूंगा और फिर इस लॉन्ग नाम के बंदे से निपटूंगा।
पर अब चीजें काफी ज्यादा जल्दी हो रही हैं। लॉन्ग कहता है, इतने शौक मत हो मेरे छोटे भाई, तुम कितने सालों से चूहे बनकर छुपे हुए थे, पर आज तुम कहीं भी नहीं छुपाओगे। पर अगर तुम अपने घुटनों पर गिरकर 1000 बार मुझसे माफी मांगते हो और जैसे ये तुम्हारा काला कुत्ता भौंक रहा है वैसे भौंकते हो लगातार 2 घंटों तक, तो शायद से मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा। दाहे और दूसरे वाले डेमन किंग को भी ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। लॉन्ग का एक साथी कहता है, सर इसके लिए कोई आसान मौत काफी नहीं होगी, हम इतने सालों से इसे ढूंढ रहे थे, हमने काफी मेहनत करी इसे ढूंढने में। दूसरा वाला कहता है, मैं तो कहता हूँ कि पहले इसके पैर तोड़ देते हैं और इसके पैरों की हड्डियाँ इसी के कुत्ते को खिलाएंगे। ये सुनकर लॉन्ग कहता है, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है तुम लोगों ने। ली चान, क्या तुम अपने पैर खुद से तोड़ना चाहोगे या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे पैरों को तोड़े? ये सुनकर मुझे गुस्सा आता है और मैं कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे हरा दोगे? ये सुनने के बाद लॉन्ग कहता है, तुम्हारे जैसा कोई अब हमें धमकी दे रहा है? मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी औकात हमारे सामने सुअर और कुत्तों जैसी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फैमिली के हेड बनने के लिए मेरे से फाइट करोगे? आज जाकर मैं तुमसे अपना सारा कंपटीशन खत्म कर दूंगा। तभी लॉन्ग के एक साथी की नजर पड़ती है उन मैजिक स्टोन्स पे जो कि मेरे बैकयार्ड में पड़े थे। उन्हें देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल के मैजिक स्टोन्स थे। उन्हें देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। लॉन्ग का ध्यान भी उन स्टोन्स की तरफ जाता है, वो भी काफी खुश हो जाता है। वो उन स्टोन्स के पास जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे कचरे के पास भी इतने सारे मैजिक स्टोन्स हैं, पर क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो ये सारे मेरे हो जाएंगे। और जैसे ही मैं इन मैजिक स्टोन्स को कंज्यूम करूंगा, मेरा कल्टीवेशन गोल्डन कोर के स्टेज पर पहुंच जाएगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ग्रेव पर किसी को जरूर भेजूंगा तुम्हें ये बताने के लिए। ये सुनने के बाद मेरे सारे पेट्स को गुस्सा आ जाता है। मुझे भी ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और मैं कहता हूँ, मैं इतनी देर से शांत हूँ पर तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। पर अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लॉन्ग हंसने लगता और कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे हराओगे और तुम मुझे सबक सिखाओगे? मजाक मत करो यार, मैं तुम्हारे ये मैजिक स्टोन्स भी ले लूंगा और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद लॉन्ग अपने साथियों से कहता है, तुम दोनों जाओ और जाकर इसके पैर तोड़ दो, फिर देखते हैं कैसे अपना मुंह चलाता है। लॉन्ग के ऑर्डर्स के तुरंत बाद वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगते अपने वेपन्स के साथ। मैं दाहे से कहता हूँ, दाहे डोर को ब्लॉक कर दो, इनमें से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। दाहे तुरंत अपनी फाइनल फॉर्म में आने लगता है और उसके तुरंत बाद अपना छोटा चूहा भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वो दोनों डेमन किंग्स अपनी फाइनल फॉर्म में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। उन्हें देखने के बाद लॉन्ग के साथ जो लोग आए थे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। उनकी बहुत बुरी फट चुकी होती है, यहाँ तक कि लॉन्ग की भी। वो कहता है, डेमन किंग्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। खैर लॉन्ग उस टाइम को याद करता है कि वो कैसे मेरी बॉडी के ओरिजिनल ओनर को बुली किया करता था, पर अब ये चीज उसे भी समझ आ चुकी है कि अब वो मुझे और बुली नहीं कर सकता। उन डेमन किंग्स को अपने सामने खड़ा देख वो लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। मैं दाहे के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ और लॉन्ग से कहता हूँ, तुमने कहा था कि तुम मेरा पैर तोड़ने वाले हो, तो अब तुम्हें क्या हुआ? आओ तोड़ो मेरा पैर। तभी मुझे अचानक से सिस्टम बताता है, सिस्टम ने डिटेक्ट करा है एनिमीज आपके सामने हैं, क्योंकि होस्ट की लाइफ स्किल्स सारी मैक्स आउट हो चुकी हैं, इसीलिए गॉड किंग स्काई पंच को अनलॉक किया जा रहा है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे आप सारे एनिमीज को क्रश कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए आप इनविंसिबल बन जाएंगे और इस स्किल को कूल डाउन होने में 24 घंटे लगते हैं। सिस्टम के इस मैसेज को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। 3 सालों बाद फाइनली मुझे एक कॉम्बैट स्किल मिली है। क्योंकि मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता था इसीलिए मैं कहीं नहीं जाता था, पर अब से मुझे यहाँ पर छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मुझे अपने पेट्स की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद से इन लोगों से निपट सकता हूँ। मैं हंसने लगता हूँ और उसके तुरंत बाद अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ। लॉन्ग ये देखकर कहता है, तुम मुझसे फाइट करने में डेमन किंग्स की मदद नहीं ले रहे हो, तुम अब पक्का हारने वाले हो। क्या तुम मुझसे 1v1 करना चाहते हो? पर ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। मैं अपने दोनों पेट से कहता हूँ, दाहे और छोटे चूहे दोनों मेरे पीछे आ जाओ, मैं इस बंदे से खुद निपट लूंगा। ये सुनने के तुरंत बाद मेरे दोनों पेट्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। दाहे कह रहा होता है, मैं मेरे मास्टर के साथ तब से हूँ जब मैं एक आम कुत्ता हुआ करता था और अब मैं एक ग्रेट डेमन किंग बन चुका हूँ। मैंने आज तक मास्टर को फाइट करते हुए नहीं देखा। फाइनली अब मुझे मेरे मास्टर की पावर्स देखने का मौका मिलेगा। मैं लॉन्ग से कहता हूँ, अब तो तुम लोग खुश हो ना? मैं तुम सबसे अकेले फाइट करने वाला हूँ, तुम में से पहले कौन मुझसे लड़ना चाहेगा? अब सामने भी आ जाओ। ये सुनने के बाद लॉन्ग कहता है, ये बुड़बक कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अगर ये डेमन किंग्स की हेल्प नहीं लेता है तो ये कुछ भी नहीं है। चलो हम सब मिलकर इस पर अटैक करते हैं। पहले तो लॉन्ग के दोनों साथी आगे जाते हैं पहला अटैक करने के लिए। उसके बाद लॉन्ग अपनी एक स्किल ब्लेजिंग स्काई फीस्ट का इस्तेमाल करता है, पर इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आए मैं अपनी स्किल गॉड किंग बैटल फिस्ट को एक्टिवेट करता हूँ और ये करते ही मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ी स्प्रिट समन हो जाती है। वो स्प्रिट एक पंच बनाती है और वो पंच लॉन्ग को मारती है। लॉन्ग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। दाहे इस पावर को देखकर कहता है, मेरे मास्टर तो एशियन पावर का यूज कर रहे हैं, मेरे मास्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं।
मेरे जैसा एक डेमन किंग उनके लिए एक चींटी के बराबर है। छोटा माउस कहता है, मास्टर इतने पावरफुल हैं और अच्छे भी, इसीलिए तो हम उनके पेट हैं। खैर तभी ली चान के घर की ओर मून सेट के लोग आ रहे होते हैं, पर वो दूर से ही ली चान की पावर को महसूस कर लेते हैं। वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। सेट लीडर जब उस बड़ी सी स्प्रिट को हवा में देखता है तो वो हैरान हो जाता है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि सेट के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत अपने हाथ जोड़ लेते हैं। वो लोग अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका लेते हैं। सेट लीडर कहता है, ये पक्का एक लेजेंडरी इमॉर्टल है, और इनके घर के पास से मुझे डेमन किंग्स का भी ऑरा महसूस हो रहा है। सेट का एक एल्डर कहता है, सीनियर ली चान तो सच में एक इमॉर्टल निकले। सेट लीडर, मुझे लगता है कि हम सबको अपने घर लौट जाना चाहिए। उस घर के पास से मुझे जो ऑरा महसूस हो रहा है वो काफी ज्यादा डरावना है। ये सुनने के बाद वावा कहती है, कोई भी डरो मत, डेमन किंग्स असल में सीनियर ली चान के पेट्स हैं, वो हमें कुछ नहीं करेंगे, और ये जो पावरफुल एनर्जी हम सबको महसूस हो रही है वो जरूर से सीनियर ली चान की होगी। ये कहकर वावा ली चान के घर की तरफ जाने लगती है। पीछे से सेक्ट लीडर कहता है, अब जबकि हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमें कम से कम मिस्टर ली चान का शुक्रिया तो अदा ही करना चाहिए। सारे लोग मेरे साथ आओ। सीन शिफ्ट होता है। लॉन्ग जमीन पर पड़ा होता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये ली चान इतना ज्यादा ताकतवर कब से हो गया, इसने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं लॉन्ग के पास जा रहा होता हूँ, तब लॉन्ग मुझसे कहता है, ली चान मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम में थोड़ा तो भाईचारा बचा होगा, बस इस बार मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, तुमने क्या कहा मैं तुम्हें जाने दूं? लाडले, आज तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। पर तभी यहाँ पर वावा मून सेट को लेकर आ जाती है। दाए उन्हें देख लेता है, पर वो वावा को पहचान जाता है, इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहता। जो लॉन्ग होता है उसकी तुरंत नजर पड़ती है मून सेट के लीडर पर। वो किसी तरह से उनके पास जाता है और उनसे कहता है, मैं ली लॉन्ग हूँ, मैं ली फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। आपका सेट और मेरा सेट काफी क्लोज है, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। वो देखिए ली चान, वो जो वहाँ पर खड़ा है, उसने ही मेरी ऐसी हालत करी है। सेक्ट लीडर मेरी मदद करी है। सेक्ट लीडर को इसकी बातें घंटा नहीं समझ आ रही होती हैं, पर ये बंदा फिर भी आगे कहता है, ली चान तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, पर अब सेक्ट लीडर यहाँ पर आ चुके हैं और अब वो तुम्हें दिखाएंगे कि यहाँ का बॉस कौन है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर थोड़ा सा हैरान होता है, और फिर वो उसके बाद एक कस के चाटा लॉन्ग को ही लगा देते हैं। लॉन्ग जैसे ही गिरने वाला होता है, सेक्ट लीडर उसे अपनी स्किल की मदद से पकड़ लेता है। सेक्ट लीडर जैसे ही ली चान को देखते हैं, वो अपने मन में कहते हैं, मिस्टर ली चान के पास से जो ऑरा निकल रहा है ये सच में एक लेजेंडरी इमॉर्टल है, और ये बेवकूफ लॉन्ग मुझे इनसे भिड़ने के लिए कह रहा था। मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि मिस्टर ली चान से लड़कर मरना चाहूंगा। लॉन्ग जो कि फंसा हुआ होता है वो कहता है, लीडर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा सेक्ट आपके अंडर आता है। खैर लीडर लॉन्ग की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो तुरंत झुककर कहता है, मैं अपने सारे डिसाइपल्स के साथ आया हूँ मिस्टर ली चान का शुक्रिया अदा करने। मून सेक्ट के सारे लोग भी झुककर ली चान को शुक्रिया बोलने लगते हैं। ये देखकर लॉन्ग काफी हैरान हो जाता है, और वो मून सेट के लोगों से कहता है, ली चान तो हमारी फैमिली का सबसे नाकारा बंदा है, आखिर तुम लोग इसके आगे झुक क्यों रहे हो? लॉन्ग के मुंह से ये सुनने के बाद सेट लीडर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली चान की बेइज्जती करने की? कोई इस बंदे को पकड़ कर मारो। एक एल्डर लॉन्ग के पास जाता है और उसे चाटे पे चाटे मारे जाता है। लॉन्ग जमीन पर गिर जाता है। मैं उसके पास जा रहा होता हूँ। वो मुझसे कहता है, ली चान मेरा यकीन करो, मैंने अभी तक तुम्हारी फियांसे को छुआ भी नहीं है। मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा, और अगर अब तुम्हें वो पसंद नहीं है तो मैं उसके जैसी तुम्हारे लिए 10 और ला दूंगा। बस मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वो सब करूंगा जो तुम कहो गया। क्योंकि मैं लॉन्ग की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता हूँ, इसीलिए लॉन्ग आगे कहता है, असल में तुम्हें मारने का प्लान तुम्हारी फियांसे ने बनाया था, असली मास्टरमाइंड वही है, मैं तो तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता था। मैं लॉन्ग को अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखकर अपने मन में कहता हूँ, इसी ने मेरी बॉडी के ओरिजिनल ओनर को मार दिया था, और उसके बाद मैं उसकी बॉडी में आ गया। फाइनली मैंने ओरिजिनल ओनर का रिवेंज ले लिया है। मैं लॉन्ग से कहता हूँ, अब तुम नहीं बचने वाले मेरे भाई। ये सुनने के बाद लॉन्ग कहता है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुझे साथ लेकर मरूंगा। लॉन्ग अपनी तलवार को उठाता है और उसे मेरी गर्दन के पास ले आता है। ये देखकर वावा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली चान को चोट पहुंचाने की? तुमने खुद से मौत को चुना है। उसके बाद वावा अपनी पावर्स का यूज करती है और एक फूल में लॉन्ग को बंद कर देती है, और जैसे ही वो फूल गायब होता है वैसे ही लॉन्ग भी गायब हो जाता है। मतलब उसका खेल खत्म हो जाता है। उसके पास से उसका सोल स्टोन गिरता है, जो कि अपने आप से उड़कर लॉन्ग के सेट की ओर निकल जाता है। खैर वावा की इस स्किल को देखने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे पास जो स्किल गॉड किंग्स बैटल फिस्ट है वो सच में कमाल की है, पर मैं उसे दिन में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। अगर ये वावा नाम की लड़की मेरे साथ रहती है तो मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वावा अपने मन में सोच रही होती है, अब तो चान फैमिली गई, उन्हें सीनियर ली चान से पंगे नहीं लेने चाहिए थे, पर सीनियर ली चान सच में लड़ाई करते हुए कितने कूल लग रहे थे। आगे थोड़ी देर बाद में और सेक्ट लीडर बैठकर बात करते हैं। सेक्ट लीडर मुझसे कहते हैं, पहले तो मैं अपने सारे डिसाइपल्स की ओर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें जो मैजिक राइस और वेजीज गिफ्ट करी थी उसकी वजह से हमारे मून सेट के डिसाइपल्स अपनी ताकत को बढ़ा पाए। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैंने बस इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल खाना दिया था, ये लोग उसके लिए मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ,
मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस फालतू का सामान ही तो था। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर थोड़े हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, मिस्टर ली चान सच में एक लेजेंडरी इमॉर्टल है, इनके इस एटीट्यूड को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। खैर आगे सेक्ट लीडर कहते हैं, मिस्टर ली ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए कोई भी नहीं है। हमारी वावा और उसकी जूनियर काफी समझदार हैं, क्या वो आपकी मेट्स बनकर यहाँ पर रह सकती हैं? ये कहने के बाद सेक्ट लीडर अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैं तुम लोगों को मिस्टर ली के साथ मेट बनकर रहने के लिए कह रहा हूँ, तुम दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर ली मान जाए। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, लो जो मैंने सोचा था वही हो गया। इस सेक्ट लीडर को अच्छे से पता है कि दुनिया कैसे चलती है। मैं वावा और उसकी जूनियर की तरफ देखता हूँ और वो दोनों एक प्यारा सा चेहरा बनाकर मुझे ही देख रही होती हैं। खैर आगे मैं कहता हूँ, ऐसा लगता है कि वावा की किस्मत मुझसे जुड़ी हुई है, ठीक है वो मेरी मेट्स बनकर यहाँ पर रह सकती हैं। ये सुनकर सेक्ट के लीडर खुश हो जाते हैं और वो तुरंत झुककर मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वावा और उसकी जूनियर भी मेरा शुक्रिया अदा करती है। सेक्ट लीडर उन दोनों लड़कियों से कहते हैं, तुम दोनों अब से यहाँ पर मिस्टर ली के साथ रहोगी, इसीलिए उनका अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें अपसेट होने मत देना, वरना मैं तुम्हें सेक्ट से निकाल दूंगा। तुम दोनों मेरी बात समझ गई ना? वावा और उसकी जूनियर कहती है, हम समझ गए लीडर। मैं अपने मन में कहता हूँ, मैं इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को ना तो नहीं बोल सकता और आगे चलकर मैं इनसे काम भी करवाऊंगा, जैसे मेरी मुर्गियों को दाना देना। आगे सेट के लीडर मुझसे कहते हैं, मिस्टर ली आपने हमारे सेट के साथ काफी अच्छा व्यवहार करा है। हमारे मून सेट के पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर हमारे पास काफी सारे मैजिक स्टोन्स हैं। मैं हमारे सबसे बेहतर मैजिक स्टोन्स लेकर आया हूँ, प्लीज मिस्टर ली इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। इसे देखकर मैं अपने सर पर हाथ रख लेता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, ये मैजिक स्टोन्स मेरे लिए यूजलेस हैं, मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ। पर तभी मेरे सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, होस्ट सिस्टम ने टॉप लेवल के मैजिक स्टोन्स को डिटेक्ट करा है। सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए इतने मैजिक स्टोन्स काफी हैं। क्या आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहेंगे? ये देखने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैजिक स्टोन्स तो मेरे पास पहले भी थोड़े पड़े थे, पर तब मुझे सिस्टम का कोई मैसेज नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये स्टोन्स कुछ खास तरह के हैं। चलो सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। मैं सेक्ट लीडर के उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना एक हाथ उठाता हूँ और उन सारे मैजिक स्टोन्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में उन सारे स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। सिस्टम तुरंत मुझे बताता है, सिस्टम अपग्रेडिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने इन स्टोन्स को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखकर सेक्ट लीडर हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, यहाँ तक कि नेसेंट सोल पिक लेवल पर भी कोई भी मैजिक स्टोन्स को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि शायद से मिस्टर ली इतनी सारी एनर्जी को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सच में वावा और उसकी जूनियर को यहाँ पर मेड्स बनाकर छोड़ना सबसे अच्छा फैसला है। हमारे मून सेट ने जैकपॉट हिट कर लिया है। सेट का एल्डर भी ये सब देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि लीडर सेटनेस को यहाँ पर मेड बनाकर क्यों छोड़ रहे हैं। मिस्टर ली सच में मॉर्टल वर्ल्ड में एक ट्रू इमॉर्टल है। जो वावा की जूनियर होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं मिस्टर ली के अंडर सर्व करती हूँ तो मैं शायद से यान ईगल की बिग बॉस बन सकती हूँ। तभी से शिफ्ट होता है लॉन्ग के सेट पर। एक बंदा भागते भागते सेट लीडर के पास जा रहा होता है। वो तुरंत उन्हें बताता है, लीडर अभी अभी यंग मास्टर लॉन्ग का सोल टोकन टूट चुका है। ये सुनने के बाद ली फैमिली के सेट लीडर काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने क्या कहा? वो लॉन्ग के उस टूटे हुए सोल टोकन को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसकी मदद से लॉन्ग की लास्ट मेमोरीज को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि लॉन्ग को किसने मारा और कैसे मारा। वो ली चान को देखते ही पहचान जाते हैं। एक एल्डर कहता है, ये तो हमारी फैमिली का ली चान है। सेक्ट लीडर ये सुनने के बाद कहता है, मेरा ये ऑर्डर 2 फैमिलीज के एल्डर्स तक पहुंचाओ। उनसे कहो कि वो लोग जाकर उस ली चान को पकड़ कर लेकर आए, ताकि हम उसे उसकी पनिशमेंट दे सके। दूसरी तरफ ली चान अपनी कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा होता है। वावा की जूनियर उसके लिए पंखा झल रही होती है और दूसरी तरफ वावा उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है और उसे कप में निकाल के भी देती है। ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, मेरी लाइफ काफी मजेदार है। पर तभी मैं महसूस करता हूँ कुछ लोगों को मेरे घर की तरफ आते हुए। दाहे भी इस चीज को नोटिस करता है और वो तुरंत उड़ जाता है। वो लोग जो यहाँ पर आते हैं वो लोग गेट को तोड़ देते हैं। असल में ये दोनों चांद फैमिली के एल्डर्स होते हैं। एक एल्डर कहता है, ली चांद तुमने हमारे यंग मास्टर को मार दिया, अब हम तुम्हें उसकी सजा देंगे। मैं जो कि अपनी आंखें बंद करके लेटा होता हूँ। इनकी आवाज सुनकर समझ जाता हूँ कि ये कौन सी फैमिली से आए हैं। मुझे खड़ा होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वावा तुरंत मेरे लिए खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर को डिस्टर्ब करने की। वो दोनों एल्डर्स वावा के पास आने लगते हैं। वावा अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और उस स्किल को देखने के बाद दूसरा एल्डर समझ जाता है, तुम तो गोल्डन कोर के लास्ट स्टेज पर हो। वावा ये सुनकर अपने मन में कह रही होती है, मिस्टर ली के साथ रहते रहते मैं ऑलमोस्ट नेसेंट सोल के लेवल पर पहुंचने वाली हूँ। वावा को देखने के बाद एक एल्डर कहता है, ये लड़की गोल्डन कोर के स्टेज पर है, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। दूसरा वाला एल्डर वावा से कहता है, देखो हमें ली फैमिली ने भेजा है तो तुम इसमें मत पड़ो। ये सुनने के बाद वावा कहती है, ओ तो तुम ली फैमिली से हो, तुम लोग मेरे मास्टर को बार बार परेशान करने क्यों आते हो? वो एल्डर कहता है, हम भी अपने मास्टर के ऑर्डर्स मानते हैं, हम यहाँ पर ली चान को पकड़ने के लिए आए हैं। अब जबकि तुम्हें पता चल गया कि मैं ली फैमिली से हूँ, इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ। ये सुनने के बाद वावा अपने मन में सोचती है, ली फैमिली शांत नहीं बैठने वाली, मैं इन्हें हमें परेशान करने नहीं दे सकती। वावा उन लोगों से कहती है, मैं मून सेट की सेटनेस हूँ और मिस्टर ली हमारे हॉनरेड गेस्ट हैं, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहता है, अगर तुम एक सेटनेस हो तो तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए ली चान को पकड़ने में। दूसरा एल्डर कहता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, मून सेट को तो हमें बचाना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। सेटनेस थोड़ी देर बाद ही समझ जाती है ये लोग बातों से नहीं मानने वाले। वो उनसे कहती है,
दिया, क्या तुम लोग सच में यहाँ से नहीं जाने वाले? एक एल्डर कहता है, नहीं, अगर मून सेट के लीडर भी आकर हमें रोकेंगे तब भी हम नहीं रुकने वाले। ये सुनने के बाद वावा समझ जाती है ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, तो इन्हें लाते तो मारनी ही पड़ेंगी। वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करती है और उन पर अटैक करती है। वो दोनों इस स्किल के इम्पैक्ट से दूर जा गिरते हैं और उनके मुंह से खून तक आ जाता है। एक एल्डर कहता है, ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इस टाइम पर ली चान को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सुनने के बाद मैं, जो कि अपनी चेयर पर बैठा आराम कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो और तुम लोग मुझे सजा भी दोगे। ये सुनने के बाद वो दोनों एल्डर जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। पर वो मन ही मन में सोच रहे थे कि किसी तरह से वो लोग एक बार यहाँ से बचकर निकल जाए, उसके बाद वो लोग ली चान से निपट लेंगे। एक एल्डर तो खुद को ही मारने लगता है और लगातार माफी मांगे जा रहा होता है। वो कहता है, हम तो मास्टर के ऑर्डर्स पर आपको लेने आए थे, इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है। उसके बाद दूसरा वाला एल्डर अपनी पॉकेट से एक कोट निकालता है जिसमें से उसके पास जितने भी मैजिक स्टोन्स होते हैं वो उन्हें ली चान को देने का कहता है और ली चान से कहता है, मिस्टर ली, हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, हमारी तरफ से इन स्टोन्स को गिफ्ट समझिए और प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं अपनी चेयर से उठता हूँ और इन लोगों के पास जाता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, जाओ और जाकर ली फैमिली से कह दो दोबारा मुझसे पंगे मत लें, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। वो एल्डर्स मेरा शुक्रिया बोलते हैं और कहते हैं, जैसा जैसा आप कहें हम बिल्कुल जाकर मास्टर को सब बता देंगे, हम आपकी दोबारा कभी भी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहकर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जाते ही वो दोनों भागने लगते हैं। एक एल्डर अपने मन में कह रहा होता है, अच्छा वो हमने ली चान से पहले कभी दुश्मनी नहीं करी थी, वरना हम यहाँ से बच के नहीं जा पाते। वावा मेरे पास आती है और कहती है, मिस्टर ली सच में बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं तो इन लोगों को कभी भी जाने नहीं देती। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, मैं और काइंड हार्टेड, मैंने सिर्फ उन्हें इसलिए जाने दिया ताकि मैं ली फैमिली को अपनी पावर दिखा सकूं कि आगे वो लोग मुझे परेशान ना कर सकें। आगे सीन शिफ्ट होता है ली फैमिली के ऊपर। जो वहाँ का लीडर होता है वो दोनों एल्डर्स को खाली हाथ वापस आया देख काफी गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है, तो तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मून सेट की जो सेटनेस है वो ली चैन की मेड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ली चैन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तो मून सेट उसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है? एक एल्डर एक मैजिक स्टोन को हाथ में पकड़े होता और कहता है, मास्टर ये तब की रिकॉर्डिंग है जब हम ली चैन को लेने गए थे, हम लोग उस रिकॉर्डिंग में वही सारे सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर हुए थे। ये देखने के बाद जो लीडर होते हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें ली चैन को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, अभी ये हमारे लिए मुसीबत बन चुका है। तभी ली फैमिली के सेक्ट में कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन एंट्री मारता है, वो भी आसमान से। हम एक हॉल के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जिनके बाल सफेद हो चुके होते हैं। सेक्ट का लीडर तुरंत उनके पास भागते हुए आता है, आपका स्वागत है ग्रैंड एल्डर। ये पर्सन इनका ग्रैंड एल्डर है जो कि कहता है, मेरी कल्टीवेशन जर्नी खत्म हो चुकी है, मैं नेसेंट सोल के पीक लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैं यहाँ पर अपने बेटे लॉन्ग को देखने के लिए आया हूँ। सॉरी अंकल, आपके लॉन्ग को एमसी ने अपनी चाय में डाल के पी लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। पर जो ली फैमिली का लीडर होता है वो इस बात को पलटने की कोशिश करता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन एल्डर, नेसेंट सोल के पीक लेवल तक जाने के लिए अब आप इस कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। पर एल्डर भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है, मेरा बेटा लॉन्ग कहाँ पर है? मुझे यहाँ पर आए इतना टाइम हो गया और वो अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर कहता है, आपका मतलब आपका बेटा लॉन्ग? सेक्ट लीडर की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ये देखकर एल्डर कहता है, क्या हुआ है लॉन्ग को? लीडर कहता है, लॉन्ग मर चुका है। ये सुनकर एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पूरी पावर को यहीं पर रिलीज कर देता है, जिससे लीडर को भी थोड़ा डैमेज पहुंचता है। एल्डर गुस्से में कहता है, आखिर ये किसने करा? लीडर उन्हें सब बता देता है, पर एल्डर को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं, आखिर ली चान ये सब कैसे कर सकता है? उसके पास तो पावर्स भी नहीं है। पर फिर एल्डर भी लॉन्ग के सोल स्टोन से उसकी यादें देखते हैं और उन्हें लीडर की बात पर यकीन हो जाता है। वो कहते हैं, ली चैन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? उनकी पूरी बॉडी से भारी मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है। वो कहते हैं, मैं उस लूजर को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे खत्म कर दूंगा। एल्डर की पावर पूरे के पूरे सेक्ट में ओवरफ्लो कर रही होती है। ये सुनने के बाद लीडर कहता है, अब तो ली चैन को कोई भी नहीं बचा सका, मास्टर नेसेंट सोल के पीक लेवल पर है। तभी दूसरी तरफ हम ली चैन के पोइट्री फार्म को देखते हैं जहाँ पर मुर्गियाँ दाना खा रही होती हैं। ली चैन वावा और उसकी जूनियर के साथ यहाँ पर आया होता है उन्हें उनका काम समझाने के लिए। आज से तुम लोगों का काम है मुर्गियों को उनका दाना खिलाना, तुम्हें ये दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम में। वावा की जूनियर उन मुर्गियों को देखने लगती है। वावा भी उन मुर्गियों को ध्यान से देखती है और वो तुरंत पहचान जाती है कि ये मुर्गियाँ कोई आम मुर्गियाँ नहीं है, ये बल्कि एक एंशिएंट शुआन बर्ड्स हैं। वावा बताती है, लेजेंड्स कहते हैं कि इनकी आग हर एक चीज को जला सकती है और इनकी आग को हम पानी से भी नहीं बुझा सकते, हमें बस इंतजार करना होगा जब तक ये आग खुद से नहीं बुझती। ये सुनने के बाद वावा की जूनियर कहती है, हाँ मैंने भी इनके बारे में सेट के रिकॉर्ड्स में पढ़ा है, ये एक ऐसे डिवाइन बीस्ट है जो कि ड्रैगन्स के इक्वल होते हैं और मिस्टर ली इन्हें मुर्गियों की तरह पाल रहे हैं। आखिर मिस्टर ली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, कौन सा बर्ड? शुआन बर्ड? क्या? मुझे ये मुर्गियाँ सिस्टम ने रिवॉर्ड में दिया था और इन्हें पालना भी काफी आसान होता है और इनके अंडे भी काफी अच्छे होते हैं। मैं उन दोनों लड़कियों से कहता हूँ, तुम इनके अंडे खाकर टेस्ट करना, ये काफी टेस्टी होते हैं। तभी मेरी एक मुर्गी अंडा दे भी देती है। वो दोनों लड़कियाँ उस अंडे को ध्यान से देखने लगती हैं। वावा कहती है, ये तो शुआन बर्ड का अंडा है, एक ट्रेजर है जो कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लेवल
लेवल तक जाने के लिए। और मिस्टर ली ने हर रोज नाश्ते में खाते हैं। क्या लेजेंडरी इमोर्टल्स हर दिन ऐसा ही करते हैं? मैं उन मुर्गियों के अंडों को कलेक्ट करने लगता हूँ। मैं वहाँ से 2 अंडों को उठाता हूँ और उन 2 अंडों को उन लड़कियों को दे देता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, इन्हें खाओ और ये तुम्हारी हेल्थ को और अच्छा कर देंगे। वो दोनों उन अंडों को पाकर काफी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आपका शुक्रिया मिस्टर ली। उसके बाद मैं उन्हें अपने गार्डन में ले जाता हूँ, जहाँ पर वावा एक प्लांट को देखकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, ये तो ड्रैगन फ्लावर्स हैं। आपको इस कंट्री में ये बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे और ये आपके गार्डन में इतने सारे लगे हुए हैं। मिस्टर ली, आप सच में कमाल के हैं। ये सुनने के बाद मैं वापस से कंफ्यूज हो जाता हूँ और अपने मन में कहता हूँ, क्या बोला इसने? फ्लावर है? ये तो बस एक नॉर्मल सा फूल है। उसके बाद मैं उनको स्टोर हाउस में ले जाता हूँ ताकि वो मुर्गियों को दाना खिलाने के बाद यहाँ से टूल्स लेकर पौधों में पानी डाल सके। वाह सारे टूल्स को अपनी पावर से अपने पास खींच लेती है और उन टूल्स की क्वालिटी देखने के बाद वो समझ जाती हैं कि ये टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल टूल्स हैं। वो काफी हैरान भी होती है और कहती है, मिस्टर ली, टॉप स्पिरिचुअल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं खेती करने के लिए? तभी मेरे सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है। मुझे एक ट्रेनिंग स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है मिक्स्ड हेवन टाइची फिस्ट। ये स्किल होस्ट की मदद करती है कल्टीवेट करने में। अगर कल्टीवेशन का एक सेट कंप्लीट होता है तो मैं किसी भी मीडियम लेवल के बंदे को इजीली मार सकता हूँ और ताइची फिस्ट के 100 सेट्स कंप्लीट करने के बाद मैं किसी भी गोल्डन कोर से नीचे वाले को मार सकता हूँ। और जैसे ही 10,000 सेट्स कंप्लीट होंगे मैं नेसेंट सोल के लेवल के नीचे वालों को मार सकता हूँ। जितने ज्यादा सेट्स मैं करूंगा उतनी ही ज्यादा मेरी कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग होगी और मेरी सारी लिमिटेशन हट चुकी है। मेरे ब्रेन में मुझे एक ताइची फिस्ट की इमेज दिखाई देती है और उसे देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, फाइनली मुझे रास्ता मिल गया ट्रेन होने का। इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ मैं कम से कम 10 मिलियन सेट्स करूंगा। मैं ताइची फिस्ट को तुरंत इस्तेमाल करता हूँ और उसके सेट्स करने लग जाता हूँ। दाहे मुझे ये करता हुआ देखता और कहता है, मास्टर कितनी आसानी से एशियंट पावर्स को अनलीश कर रहे हैं, इसीलिए तो मेरे मास्टर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये कहते हुए दाहे की आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। वो अपने मास्टर के लिए काफी खुश होता है। मैं अभी भी उस स्किल को चेक कर रहा होता हूँ और कहता हूँ, ताइची फिस्ट उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने सोचा था। तभी आसमान से कोई पावरफुल चीज नीचे आती है। मेरा ध्यान उस पर चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आए होते हैं। वही 2 एल्डर्स के साथ जो कि यहाँ से पहले भाग गए थे। वो सब तेजी से नीचे आते हैं। उनकी पावर्स को वावा और उसकी जूनियर भी सेंस कर लेते हैं। वो एल्डर जिसको मैंने पहले छोड़ दिया था और उसे जाने दिया था, वो अब गुस्से में कह रहा होता है, ली चैन तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? दाहे भी उन लोगों की पावर को महसूस करता है और वो भी तुरंत उनकी तरफ जाने लगता है। वावा और उसकी जूनियर उसी औरा का पीछा करते हुए आ रही होती हैं। जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये लोग मेरे आगे बस कीड़े मकोड़े हैं। मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ एक स्माइल के साथ और कहता हूँ, ये बुढ़ा यहाँ पर क्या करने आया है? वो तीनों एल्डर मेरी तरफ आ रहे होते हैं। वावा और उसकी जूनियर भी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी उन एल्डर्स की तरफ बढ़ता हूँ। ग्रैंड एल्डर कहता है, तो तुम हो ली चैन? मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ वो मेरा ही नाम है, पर तुम कौन हो? वो एल्डर कहता है, मैं मून सेट का ग्रैंड एल्डर हूँ, मेरा नाम जियानान है और तुमने जिसे मारा लॉन्ग वो मेरा बेटा था। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में सोचता हूँ, लॉन्ग के डैड ग्रैंड एल्डर हैं पर इनके तो बाल सफेद हैं। ये डैड कंबल की ग्रैंड पर ज्यादा लग रहे हैं। एक एल्डर आगे आता और कहता है, ली चैन अपने घुटनों पर बैठ जाओ और हमसे माफी मांगो, तब जाकर शायद से ग्रैंड एल्डर तुम पर रहम कर दे। दूसरा वाला एल्डर कहता है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, हमारे सामने अभी सरेंडर कर दो। उन दोनों के मुंह से ये सुनने के बाद मैं मुस्कुराता हुआ कहता हूँ, अभी 2 दिन पहले तो तुम लोग मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे और आज तुम लोगों में इतना एटीट्यूड आ गया। ये सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर कहता है, हम बस टाइम बचा रहे थे, तुम्हें क्या लगा हम तुमसे डर गए थे? ये बस हमारी चाल थी यहाँ से भागने की। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, मुझे तुम लोगों पर रहम नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है, ली चैन तुम मरने वाले हो पर तुम अभी भी इतने एरोगेंट हो। वावा और उसकी जूनियर ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करती हैं। ग्रैंड एल्डर वावा को पहचान जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वावा उन्हें बताती है, सेक्ट लीडर ने मुझे ऑर्डर दिया मिस्टर ली की हेल्प करने का। मिस्टर ली हमारे बेनिफैक्टर हैं। ग्रैंड एल्डर शायद से आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर कहता है, तुम कह रही हो कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ली चैन ने मेरे अडॉप्टेड बेटे लॉन्ग को मार दिया है। मैं आज यहाँ पर सिर्फ बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद वावा कहती है, ग्रैंड एल्डर असल में लॉन्ग को मैंने मारा था, प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। पर ग्रैंड एल्डर को लग रहा होता है कि वावा झूठ बोल रही है और ली चैन को बचाने के लिए ये सब कह रही है। वो वावा से कहते हैं, भले ही तुम सेटनेस क्यों ना हो, अगर तुम इस मैटर में पड़ती हो तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। वावा अभी भी ग्रैंड एल्डर को समझाने की कोशिश कर रही होती है पर जूनियर उसे आकर रोक देती है और कहती है, अब कोई भी फायदा नहीं है, सबसे पहले हमें सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। खैर ये रिवेंज वाली बात सुनकर मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास कोई स्किल्स है नहीं, बस तुम लोगों से बातें करवा लो। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि मेरा तुम लोग क्या बिगाड़ सकते हो। वावा कहती है, ग्रैंड एल्डर आप मिस्टर ली को नहीं हरा सकते हैं। उसके बाद वो अपने पोर्ट को अपनी तलवार में बदल देती है और वो ली चान के लिए ग्रैंड एल्डर से भिड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। वावा को ऐसा करते देख ग्रैंड एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। हमें
हमें उनके पीछे काफी बड़ा हाथ दिखाई देता है और उसके बाद वो कोई इनविजिबल अटैक करते हैं, जिसके तुरंत बाद हमारी वावा घायल हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। जूनियर ये देखकर हैरान रह जाती है। जो बाकी के एल्डर्स यहाँ पर होते हैं वो कह रहे होते हैं ग्रैंड एल्डर को यहाँ पर कोई भी हरा नहीं सका, वावा को अपनी औकात में रहना चाहिए था। दूसरा एल्डर कहता है अब जबकि हमारे साथ ग्रैंड एल्डर है, हमें पक्का हमारा रिवेंज मिल जाएगा। जूनियर जो होती है वो जल्दी से सेक्ट लीडर को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और वो सेक्ट लीडर को एक मैसेज भेज भी देती है। ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलीश करते हैं और कहते हैं मरने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर ली चैन। एक एल्डर हंसते हुए आगे आता है और कहता है तैयार हो जाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये देखकर मेरे पेट दाहे को गुस्सा आ जाता है और वो डेमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंड एल्डर दाहे को देखने के बाद कहते हैं ये तो बस एक डेमन किंग है, पहले मैं इस डेमन किंग से निपटूंगा, उसके बाद तेरी बारी है ली चैन। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो मैसेज जो कि जूनियर ने भेजा था वो सेक्ट के लीडर तक पहुंच जाता है और उस मैसेज को देखने के बाद सेक्ट लीडर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो तुरंत घबरा जाते हैं और सबसे कहते हैं सारे एल्डर्स को जमा करो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उनकी ये बात सुनकर सारे लोग उनके पास आ जाते हैं। उसके बाद सेक्ट के लीडर ली चैन के घर की ओर तुरंत निकल पड़ते हैं और उनके पीछे उनके बाकी के डिसाइपल्स भी। लीडर अपने मन में सोच रहे होते हैं ग्रैंड एल्डर प्लीज कुछ भी मत करिएगा, अगर आपने मिस्टर ली चैन को गुस्सा दिला दिया तो हमारा पूरा सेक्ट बर्बाद हो सकता है। ऐसे ही शिफ्ट होता है वापस से ली चैन के ऊपर। ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलीश करते हैं और यहाँ की जमीन टूटने लगती है। दाहे को इन्हें देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे मास्टर के सामने एक्टिंग करने की, क्या तुम मरना चाहते हो? पर मैं दाहे से कहता हूँ दाहे तुम पीछे हटो और जाकर डोर को गार्ड करो। दाहे मेरी बात मान लेता है और वो वापस से नॉर्मल डॉग बन जाता है। वो मेरे पास आता है और मैं उसके हेड को पेट करता हूँ। वावा किसी तरह से थोड़ा सा उठती है। वो सोच रही होती है अभी तक सेट के लीडर क्यों नहीं आए। जूनियर वावा से कहती है ग्रैंड एल्डर किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर इन्होंने सच में मिस्टर ली पर अटैक करा तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनका बेटा लौंग बनाता ये इलायची बन जाएंगे और ली चैन इन्हें चाय में डाल के पी लेगा। खैर आगे ग्रैंड एल्डर कहते हैं ली चैन तुमने डेमन किंग को वापस भेज दिया जबकि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एल्डर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और काफी सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को ली चैन की तरफ भेजता है। बाकी के दो एल्डर्स भी उनकी मदद करते हैं, वो भी अपनी पावर का यूज करते हैं। पर उसके तुरंत बाद मैं भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता हूँ और एक बहुत बड़ी सी स्प्रिट को समन करता हूँ जो कि उन अटैक्स को इजीली रोक लेती है, जिसे देखने के बाद वो तीनों एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए उनसे कहता हूँ तुम लोग बस बातें ही कर सकते हो, चलो बहुत हुआ बच्चों का खेल। ये सुनने के बाद वो तीनों घबरा जाते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसके तुरंत बाद मैं गॉड किंग हेवन पंच का इस्तेमाल करता हूँ जो कि सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ जा रहा होता है। इस पावर को फील करने के बाद वो अपने मन में कह रहे होते हैं ये ऑरा आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुमने किस तरह के जादू का इस्तेमाल करा है। बेसिकली ग्रैंड एल्डर की फट चुकी होती है और बाकी उन दोनों एल्डर्स की भी। उनके लिए ये ऑरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए और शौक में होते हैं। तभी सीधा जाकर मेरा पंच उन्हें लगता है, पूरी जमीन तक टूट जाती है और ग्रैंड एल्डर वो तो अंदर धसे पड़े होते हैं और बाकी की वो दो एल्डर्स तो जमीन के अंदर ही चले गए। वो दोनों ज्यादा ही बोल रहे थे कुछ। खैर ये देख कर वावा और उसकी जूनियर हैरान रह जाती हैं। उन तीनों एल्डर्स के जो सोल स्टोन होते हैं वो टूटने लगते हैं, मतलब उनका खेल खत्म। वो सोल स्टोन वापस से सेट की लोकेशन पर चले जाते हैं। आखिरकार जब सब खत्म होता है तब मून सेट के लोग यहाँ पर भागते हुए आते हैं। लीडर और बाकी के एल्डर्स मुझे ग्रीट करते हैं। वो लोग ग्रैंड एल्डर को गड्ढे में जमीन पर पड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लीडर अपने मन में सोचने लगता है हमारे लिए एक लेजेंडरी इमॉर्टल से कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं था और अब ग्रैंड एल्डर ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर ली चैन के साथ हमारे कनेक्शन को बिगड़ने नहीं दे सका। सेक्ट के लीडर ली चैन से कहते हैं मिस्टर ली ग्रैंड एल्डर और हमारा कोई भी वास्ता नहीं है, उन्होंने आपसे फाइट अपनी मर्जी से करी थी, इनका हमारे सेक्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उसके बाद वो अपने पोर्ट से जितना भी सेट का ट्रेजर होता है वो सब निकालते हैं और उसे ली चैन को ऑफर करते हैं और ली चैन से आकर वो कहते हैं अब से मून सेट सिर्फ मिस्टर ली चैन के ऑर्डर्स मानेगा, आप हमें जो करने के लिए कहेंगे हम वही करेंगे। मून सेट के सारे डिसाइपल मिस्टर ली के सामने झुक जाते हैं। लीडर और एल्डर्स कह रहे होते हैं अब से हम सिर्फ मिस्टर ली के ऑर्डर्स पर ही चलने वाले हैं। मुझे तुरंत सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको बहुत सारे स्लेव्स मिले हैं और साथ में एक और फार्मलैंड भी। और रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिला है स्टार टावर। स्टार टावर के अंदर टाइम की स्पीड 10,000 गुना ज्यादा तेज हो जाती है। आप वहाँ पर ताइजी फिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाहर दुनिया का टाइम सेम रहेगा। खैर आगे मैं सोचने लगता हूँ मुझे ग्रैंड एल्डर से बचाने के लिए वावा बिना सोचे समझे आगे आ गई थी। उसे चोट भी लग गई थी। ऑफ कोर्स मैं उसके सेट को तबाह नहीं करने वाला और क्योंकि वो सब मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। सिस्टम मुझे इसके बदले रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। चलो देखते हैं ये गुलाम मेरे लिए आखिर क्या कर सकते हैं। मैं वावा के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ क्योंकि तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझे बचाने के लिए आगे आई थी, मैं एक हीलिंग प्लांट को समन करता हूँ और वावा से कहता हूँ इसीलिए इसका इस्तेमाल करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। वो प्लांट तुरंत अपना कमाल दिखाता है। वावा कुछ सेकंड्स में ही ठीक हो जाती है। वो मुझे शुक्रिया बोलती है। आगे मैं वावा से कहता हूँ अब से क्योंकि तुम्हारा सेक्ट मुझे फॉलो करने वाला है इसीलिए वावा तुम सेक्ट में वापस जाओ और मुझे रिप्रेजेंट करो और जो भी पर्सन ली फैमिली से बिलोंग करता है उसे सेक्ट से तुरंत निकाल दो। वावा कहती है ठीक है मैं समझ गई मिस्टर ली। आगे लीडर काफी सारे टोकन्स को समन करता है और ली चैन से कहता है मिस्टर ली ये हमारे सेट के 10,000 कल्टीवेटर्स के आईडी टोकन्स हैं, अब से आप ही हम सबके मास्टर हैं। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ ली फैमिली तैयार हो जाओ मेरा गुस्सा झेलने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है ली फैमिली के ऊपर। एक लड़का भागते भागते
भागते आ रहा होता है सेक्ट मास्टर के पास और वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है। ग्रैंड एल्डर और बाकी के दोनों एल्डर्स वो सब मारे जा चुके हैं। सबका ध्यान उस लड़के की बातों पर जाता है। भागते भागते वो लड़का गिर जाता है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जो मास्टर होता है वो कहता है तुमने क्या कहा अभी। उसके बाद वो मास्टर आगे आकर उन सोल टोकन्स को देखता है। एक एल्डर कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ग्रैंड एल्डर नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर थे। पूरी कंट्री में कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता था। एक एल्डर वुमेन कहती है आखिर ग्रैंड एल्डर हार कैसे सकते हैं। सेक्ट के जो मास्टर होते हैं वो उन दोनों सोल टोकन्स को उठा लेते हैं और उन सोल टोकन्स की मेमोरी चेक करते हैं। उन्हें उस मेमोरी में ली चैन का आखिरी अटैक दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस अटैक से सारे एल्डर्स डरे हुए होते हैं। ये देखकर सेक्ट के मास्टर को यकीन नहीं आ रहा होता। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ग्रैंड एल्डर आखिर हार कैसे गए। सेक्ट मास्टर कहते हैं हमारे ग्रैंड एल्डर जो कि नेसेंट सोल के पीक पर थे वो तक ली चैन को नहीं हरा पाए। आखिर ली चैन कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वो एल्डर वुमेन कहती है ली चैन हमसे बदला लेने के लिए भी आ सकता है। मास्टर कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। एक एल्डर कहता है ली चैन के पास जितनी ताकत है वो हमारे ली क्लैन को काफी आसानी से खत्म कर सकता है। ये सुनने के बाद मास्टर कहता है मैं ही वो था जिसने ली चैन को सेक्ट से निकाला था। मैंने सोचा था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा पर वो सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा बल्कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी बन चुका है। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहता है मास्टर क्या आप वही सोच रहे हैं। मास्टर कहता है हाँ मैं ली चैन को हमारे सेक्ट में वापस बुलाने का सोच रहा हूँ। उसे हमारे सेक्ट का यंग मास्टर बना देंगे। उसके बाद हम उसे लीडर की पोजीशन भी दे देंगे। अगर ली चैन हमारे साथ होगा तो हम इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी तरफ मैं अपनी टाइची फिस्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। सिस्टम मुझे सच में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की रिवॉर्ड्स देता है। मैं जैसे ही ताइजी फिस्ट के राउंड्स फिनिश करता हूँ मुझे मेरी बॉडी और ज्यादा लाइट फील होती है। तभी दाहे कुछ लोगों को यहाँ पर आता हुआ देखता है जिनके हाथों में एक बहुत बड़ा चेस्ट होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरी बॉडी के ओरिजिनल ओनर के डैड आए होते हैं। मेरे माइंड में इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की पुरानी यादें फ्लैशबैक होती हैं जिसमें उसके डैड कह रहे होते हैं अब क्योंकि ली चैन कल्टीवेट नहीं कर सकता है तो हम उसे सेक्ट में रहने नहीं दे सकते हैं। ली चैन को फैमिली से किक कर दो। खैर अब वही आदमी जिसने एक वक्त पर मुझे फैमिली से किक करा था वो मेरे आगे झुककर मुझसे माफी मांग रहा होता है। वो मुझसे कहता है मेरी वजह से तुमने बहुत सफर किया। मैं चाहता हूँ कि तुम फैमिली में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फैमिली का लीडर बनाने के लिए भी तैयार हूँ। लिन फैमिली के सारे लोग मुझे ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो लोग उस चेस्ट को खोलते हैं जो कि वो लोग अपने साथ लाए थे। सेट के मास्टर मुझसे कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अगर तुम मेरे साथ फैमिली में वापस चलते हो तो मैं कल के कल पूरी एम्पायर सिटी में बता दूंगा कि हमारे सेट के अगले होने वाले लीडर तुम हो। दूसरा एल्डर कहता है यंग मास्टर प्लीज फैमिली में वापस आ जाइए। अगर आप फैमिली में वापस आ जाते हैं तो सारे रिसोर्सेस पहले आपके पास जाएंगे। इनकी ये बातें सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे फैमिली से निकाल दिया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। और अब जब इन्हें पता चल गया कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ ये मुझे अपनी फैमिली में वापस लाना चाहते हैं। मैं इन लोगों से कहता हूँ मेरे आगे झुककर कुत्तों जैसे माफी मांगो तब मैं शायद से तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो सब लोग घुटनों पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं और मुझसे माफी मांगने लगते हैं। क्लैन के मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें अब अच्छा लगा। तुम्हें फैमिली से निकालना मेरी गलती थी। मैं दोबारा से कुत्तों जैसा भौंक सकता हूँ अगर तुम कहो तो। दोबारा तो छोड़ो मैं 100 बार भौंकने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ अगर तुम 1000 बार भी भौंकते हो तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम लोगों के पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी हालत लॉन्ग और ग्रैंड एल्डर जैसी कर दूंगा। दाहे भी आकर उन लोगों पर भौंकने लगता है। मजबूरन क्लैन के लीडर को मेरी बात माननी पड़ती है और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग सारा सामान भी अपने साथ वापस ले जाते हैं। जो क्लैन का लीडर होता है वो जाते वक्त अपने मन में सोच रहा होता है ली चैन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब आगे पछताना मत। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिन फैमिली के सेक्ट पर जहाँ पर सेक्ट के लीडर ने लिन चैन की फियांसे को बुलाया होता है। उसी फियांसे को जिसने उसे धोखा दिया था। लिन चैन की फियांसे पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। सेक्ट लीडर कहते हैं लिन चैन अभी भी जिंदा है यहाँ तक कि उसने लॉन्ग को भी मार दिया है। लिन चैन की फियांसे ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉन्ग ने लिन चैन को पानी में खुद से फेंका था और अब वो जिंदा कैसे हो सकता है। आगे सेक्ट लीडर कहते हैं यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी लिन चैन के सामने नहीं टिक पाए और उसके हाथों मारे गए। ये सुनकर लिन चैन की फियांसे और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे अब डर लगने लगता है कि कहीं अब लिन चैन उससे बदला लेने के लिए ना आ जाए क्योंकि उसकी फियांसे ही वही थी जिसने उसके खाने में मेडिसिन मिलाई थी और उसी की वजह से वो दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाया। ली चैन की फियांसे काफी ज्यादा डर जाती है। इस सेक्ट का लीडर कहता है उसने लॉन्ग को तो मार दिया है अगली बारी जरूर से तुम्हारी है। ये सुनने के बाद ली चैन की फियांसे कहती है मुझे ये सब बताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं ली चैन को खुद से हैंडल कर लूंगी। उसके बाद वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है एकदम कोल्ड एटीट्यूड में। पर जब वो अपने सेक्ट पहुँचती है तो ये कोल्ड एटीट्यूड गायब हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो अपने फादर के पास भागते हुए जाती है और उन्हें जाकर सब कुछ बता देती है जो भी उसे ली फैमिली के हेड ने बताया था। वो कहती है उसने लॉन्ग को भी मार दिया है। वो जरूर से मुझे भी मार देगा। ये सब सुनकर उसके डैड कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि जिस लड़के को हम सब मिलकर बुली करते हैं वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उनके क्लैन का एक एल्डर कहता है पहले हमने डेमन सेट के सहारे ली चैन की फील्डिंग सेट करी थी। दूसरा वाला कहता है पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा है।
हम बैठकर खुद से उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकते। ग्रैंड एल्डर मर चुके हैं और अब मून सेक्ट के पास कोई भी एल्डर्स नहीं बचे हैं। तो क्या हो अगर हम डेमन सेक्ट के साथ मिलकर मून सेक्ट पर हमला कर दे तो? और डेमन सेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब ली चैन को संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद क्लैन का लीडर कहता है, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है। सारा इल्जाम डेमन सेक्ट पर आएगा और हम इल्जाम से भी बच जाएंगे और ली चैन भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारी रॉन्ग फैमिली पूरी एम्परर सिटी को रूल करेगी। ये कहने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और जैसा इन लोगों ने प्लान करा था सब कुछ वैसे ही होता है। कुछ दिनों बाद डेमन सेक्ट अपनी पूरी आर्मी लेकर मून सेक्ट पर हमला कर देता है। ये देखने के बाद मून सेक्ट का लीडर कहता है, मेन डिफेंस सिस्टम को जल्दी से एक्टिवेट करो। वो सारे मिलकर डिफेंस को एक्टिवेट कर लेते हैं और एक शील्ड पूरे के पूरे मून सेक्ट को कवर कर लेती है। डेमन सेक्ट का एक कमांडर कहता है, मून सेक्ट वालों मेरी बात सुनो, तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड एल्डर मर चुका है, तो चलो अब ज्यादा बदमाशी मत करो और गेट को खोल दो। डेमन सेक्ट के आगे झुक जाओ और अगर तुम ये नहीं करते हो तो यहाँ पर हर कोई मारा जाएगा। डेमन आर्मी पूरी तरह से फाइट के लिए रेडी होती है। सेक्ट का लीडर अपने मन में कहता है, ग्रैंड एल्डर की मौत के बारे में आखिर डेमन सेक्ट को बताया किसने? बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता था। खैर आगे लीडर सारे डेमन से कहते हैं, तुम लोग इतने एरोगेंट मत बनो, मैं तुम लोगों को खुद से हराऊंगा। और ये कहकर वो फाइट करने के लिए चले जाते हैं। वावा भी यहाँ पर पहुँच जाती है और कह रही होती है, हमारा सेक्ट मिस्टर ली की प्रोटेक्शन के अंदर है। तुम डेमंस की सच में इतनी औकात हो गई कि तुम हम पर अटैक करो। ये सुनकर डेमंस का हेड हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम उस ली फैमिली के यूजलेस ली चैन की बात कर रही हो? हमारे डेमन सेक्ट में 2 ग्रैंड एल्डर्स हैं और इस टाइम वो लोग ली चैन को मार नहीं गए, वो जल्दी ही वापस आते ही होंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है उन्हीं 2 ग्रैंड एल्डर्स पर जो कि ली चैन को मारने आए हैं। ली चैन अपने ताइची फिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद बैठकर चाय पीता है। दाहे और छोटा चूहा आपस में खेल रहे होते हैं। ली चैन कहता है, स्टार टावर की मदद से मैं मिलियंस ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर चुका हूँ। सिस्टम के अकॉर्डिंग 10,000 राउंड्स के बाद मैं किसी भी नेसेंट सोल के लेवल वाले को मार सकता हूँ और अब क्योंकि मैं मिलियंस ऑफ राउंड्स प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो मैं नेसेंट सोल के लेवल के ऊपर वाले बंदे को भी मार सकता हूँ, वो भी इजीली। और अब क्योंकि मेरे पास टाइची फिस्ट है तो मैं ग्रैंड एल्डर जैसे लोगों से इजीली भिड़ सकता हूँ बिना अपने मेन पंच डिवाइन किंग स्काई फिस्ट का इस्तेमाल करें। तभी यहाँ पर वही 2 डेमन सेट के ग्रैंड एल्डर्स आते हैं। उन्हें देखकर दाहे उन पर भौंकता है। डेमन सेट का एक ग्रैंड एल्डर कहता है, ये बच्चा तो यहाँ पर काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है, देखो तो इसे जरा, ये यहाँ पर बैठा चाय पी रहा है। दूसरा वाला ग्रैंड एल्डर कहता है, मून सेक्ट का ग्रैंड एल्डर इस बच्चे के हाथों मारा गया, मुझे तो इस बच्चे के पास से स्पिरिचुअल एनर्जी तक महसूस नहीं हो रही। बूढ़ा वाला ग्रैंड एल्डर कहता है, ली चैन तुम एक बार तो मरने से बच गए थे पर इस बार मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ, आखिर ये बेवकूफ लोग कह क्या रहे हैं? मेरी बॉडी के ओरिजिनल ओनर के मरने की वजह ये लोग भी थे? क्या ये लोग भी उस चीज में इन्वॉल्व थे? छोड़ो, मुझे क्या, चलो मैं अपनी नई पावर इन दोनों पर टेस्ट करता हूँ। मैंने ताइजी फीस्ट को मिलियंस ऑफ टाइम प्रैक्टिस करा है। दाहे और छोटा चूहा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके पास से निकलती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर वो बूढ़ा ग्रैंड एल्डर कहता है, नेसेंट सोल के लेवल के डेमन किंग्स, पर मेरे लेवल के आगे ये लोग बस मामूली कीड़े मकोड़े हैं। जैसे मैं ली चैन को मारूंगा उसके बाद मैं तुम दोनों को अपना पेट बना लूंगा। दूसरा वाला एक अटैक करते हुए कहता है, मैं पहले देखता हूँ कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। वो ली चैन पर एक स्कल से अटैक करता है पर ली चैन के लिए ये बस एक मामूली अटैक होता है, तो अपने टाइची फिस्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में उस स्कल को तोड़ देता है और जिस बंदे ने वो अटैक करा था उसको भी खत्म कर देता है। ये देखकर वो बूढ़ा वाला ग्रैंड एल्डर डर जाता है और वो कहता है, ये ऑरा तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का पावर हाउस है। मैं अपनी पावर के सर्कल में खड़ा होता हूँ और अपने मन में सोचता हूँ, सिस्टम मेरी इस नई पावर को हैंडल भी नहीं कर सकता। मैंने स्टार टावर और ताइजी फिस्ट को कंबाइन कर लिया है। ये करके मैं सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ली चैन की पावर देखने के बाद वो बूढ़ा एल्डर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ली चैन से माफी मांगने लगता है। ली चैन उससे पूछता है, आखिर कुछ सालों पहले डेमन सेक्ट ने रोक फैमिली के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश क्यों करी थी? वो बूढ़ा एल्डर कहता है, हम बस सेंट्रल लैंड से एक बहुत ही पावरफुल आदमी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, मुझे सच में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, आखिर सेंट्रल लैंड मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? मुझे लगता है कि इस बॉडी का असली ओनर कोई सीक्रेट छुपा रहा था। खैर ली चैन अब पहले जैसा अच्छा तो नहीं है। वो अपने घर में वापस जाने लगता है पर जाते जाते वो उस बूढ़े आदमी को भी खत्म कर देता है। ये देखकर उसके दोनों पेट्स इंप्रेस हो जाते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ, मैंने सुना है सेंट्रल लैंड में सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते हैं, वहाँ जाने से पहले मुझे काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कम से कम 100 मिलियन टाइम।